हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक पूरा कर रहे हैं वो है साइकॉन। इसका आज हम लास्ट पार्ट 3 कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि साइकॉन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, क्या इसका हैबिटेट है और हैबिट है, फिर क्या इसके विशेष संरचनाएं हैं। तो हमने देखा कि ये संघ पॉरीफेरा का सदस्य है और इसकी जो विशिष्ट संरचना है वो ये है कि इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। उसके बाद हमने देखा कि इनमें कोई विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है या नहीं। तो हमने ये देखा कि देह भित्ति में वलन के कारण इनमें नाल तंत्र विकसित हो जाता है और ये नाल तंत्र जो है ये इनकी समस्त शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जलधारा के माध्यम से खाद्य पदार्थ ओस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में पहुंचते हैं और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी जलधारा के साथ ही बाहर शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं ऑस्क्यूलम के माध्यम से। साथ ही गैसों का विनिमय और जितने भी इनकी क्रियाविधियां हैं वो जलधारा के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। तो इनमें हमने देखा था इनमें नाल तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, साइकोनॉइड प्रकार का, जो मध्यम प्रकार का है, यानी कि ना तो बहुत सरल है ना ही बहुत जटिल है। इसमें इनकरेंट कैनाल्स, एक्सकरेंट कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स होती हैं, ऑस्क्यूलम से ये निकलता है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, आगे जो बढ़ रहे हैं वो है साइकॉन में जनन, रिप्रोडक्शन इन साइकॉन या साइफा। अब देखें तो साइकॉन में जनन की 2 विधियां होती हैं। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन के द्वारा या बडिंग के द्वारा होता है। शरीर का जो बेसल पार्ट है, आधारीय भाग है, वहाँ से एक बाह्य वृद्धि या आउटग्रोथ डेवलप होती है और इस आउटग्रोथ को बड या कलिका या मुकुल कहते हैं। बड के फ्री एंड पर, मुक्त छोर पर, मुक्त सिरे पर एक छिद्र होता है जो ऑस्क्यूलम कहलाता है या ऑस्क्यूलम बनाता है भविष्य में। अब ये बड पूर्ण वृद्धि करके पेरेंट साइफा से या साइकॉन से अलग होके नया साइफा या साइकॉन बना लेती है। तो ये था अलैंगिक जनन का एक विधि, बडिंग द्वारा या मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। अब दूसरा विधि जो है वो है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइफा या साइकॉन एक द्विलिंगी प्राणी है, मोनेशियस। इसमें स्पर्म एवं ओवा दोनों का निर्माण जो है वो आर्कियोसाइट्स सेल्स जो हैं उनके द्वारा होता है और ये आर्कियोसाइट्स जो हैं ये मीजोग्लिया में होती हैं, तो इनका स्पर्म ओवन का निर्माण भी वहीं होता है। पहले है इसमें अंडजनन या oogenesis। तो अंड का निर्माण अमीबोसाइट कोशिका से होता है जिनमें एक बड़ा केंद्रक व विशिष्ट केंद्रिका पाई जाती है। ये ट्रोफोजाइट कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती हैं जिन्हें हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। साइज इनका बड़ा हो जाता है। उसके बाद इनमें मैचुरेशन डिवीजन या परिपक्वन विभाजन जो है हो जाता है और विभाजन के बाद जो रेडियल कैनाल्स हैं उनकी भित्ति में ये मैचुरेशन डिवीजन के बाद एस्टेब्लिश हो जाती हैं, रोपित हो जाती हैं, यानी कि पेरेंट की रेडियल कैनाल्स की वॉल्स में ये एस्टेब्लिश हो जाती हैं। अब है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। इनमें एक बड़ी अमीबोसाइट कोशिका स्पर्मेटोगोनियम जो है वो बनाती है। ये अन्य कोशिकाओं से घिरकर एक स्पर्मेटिक सिस्ट का निर्माण करती है। ये स्पर्मेटोगोनिया रूपांतरित कोएनोसाइट कोशिकाएं होती हैं। वास्तव में स्पर्मेटोगोनियम विभाजन कर स्पर्म का निर्माण करती है।
तो इस प्रकार से हमने देखा एग जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, रेडियल कैनाल में, और स्पर्म जो है वो स्पर्मेटोगोनिया में होता है, जो वास्तव में कोइनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, मॉडिफाइड। अब आता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो साइफा में जो प्रोटोगाइनस होता है, स्त्रीपूर्ण साइफा, अतः निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन से होता है। शुक्राणु का सर्वप्रथम कोइनोसाइट द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। यह कोइनोसाइट कैरियर सेल या वाहक कोशिका कहलाती है। ये स्पर्म के केंद्रक को अंडाणु में स्थानांतरित कर देती है। नर एवं मादा केंद्रक फ्यूज या समकेतिक होके जाइगोट या युग्मनज बना देते हैं। ये नीचे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। इसमें निषेचन की क्रिया किस प्रकार से संपादित हो रही है। अब आता है साइकॉन या साइफा में भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन साइकॉन। भ्रूण का परिवर्धन मात्र साइफा या पेरेंट साइफा में ही होता है। क्लीवेज सर्वप्रथम होता है। तो क्लीवेज इसमें होलोब्लास्टिक पूर्ण भंजी और इक्वल या समान होता है। पहले 3 वर्टिकल विदलनों के फलस्वरूप 8 ब्लास्टोमियर्स बनती हैं। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है, जिससे ये 16 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। इनमें 8 छोटी माइक्रोमियर्स, संभावी कोइनोसाइट्स और 8 बड़ी मेगामियर्स होती हैं। माइक्रोमियर्स में बहुत जल्दी विभाजन होता है। बहुत तीव्र गति से विभाजन होने के कारण ब्लास्टोसील और मुखीय छिद्र का निर्माण होता है। यह अवस्था स्टोमोब्लास्टुला कहलाती है। यह पोषण पेरेंट सेल से प्राप्त करती है। स्टोमोब्लास्टुला में इन्वर्जन प्रतिपन्न द्वारा एम्फीब्लास्टुला बनता है। इसके शरीर पर कोइनोसाइट्स होती हैं जो फ्लैजिलेटेड होती हैं। यह जलधारा के साथ बाहर आकर किसी बेस से चिपक जाता है या अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। एम्फीब्लास्टुला मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है इसमें। इसके द्वारा यह अपने अक्ष पर लंबा होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। शिशु साइफा या साइकॉन ओलियंथस अवस्था में परिवर्तित होता है। इसमें एस्केनॉइड प्रकार का नाल तंत्र होता है। देहभित्ति के वलन से इसमें आर्य नाल का निर्माण होता है और फिर ये एक वयस्क में बदल जाता है। वयस्क में बदलने पे इसका जो नाल तंत्र है वो साइकेनॉइड में परिवर्तित हो जाता है और आर्य नाल का निर्माण होता है और ये एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। अब ऊपर हम जो चित्र देख रहे हैं इसमें अवस्थाएं बता रखी हैं साइकॉन या साइफा के डेवलपमेंट की। जाइगोट है, जाइगोट से इनमें क्लीवेज हुए तो ये ब्लास्टोमियर्स बनी, मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स बनी। फिर इनमें इन्वर्जन हुआ और किस प्रकार से ये अपना शेप चेंज करके इलोंगेटेड रूप में आया और एक वेल डेवलप्ड साइका में बदल गया। ओलियंथस यंग साइफा अवस्था हुई और फिर इसमें से ये एकदम एडल्ट में थोड़े दिन में चेंज हो जाता है, जिसको हम एडल्ट साइफा कहते हैं। तो ये था हमारे साइकॉन के बारे में हमारे सारा टॉपिक्स जो हमने देखे। तो हमने देखा किस प्रकार से साइकॉन जो है वो उसकी सिस्टमिक पोजीशन है, क्या उसका संरचना है, क्या हैबिटेट है, कैसे वो एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है और किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो संपादित होता है, जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही प्रकार का है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बडिंग के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गमीट्स के द्वारा, जो एग और स्पर्म होते हैं, जो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से निर्मित होते हैं और फिर ये
फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बनता है और जाइगोट के बाद ये इसमें डेवलपमेंट होता है, तो इसमें लार्वल अवस्थाएं आती हैं जो कि हैं इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो भी इसमें इनडायरेक्ट है। स्टोमोब्लास्टुला बनता है, फिर वो एम्फीब्लास्टुला में बदल जाता है। एम्फीब्लास्टुला जो है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद ओलियंथस अवस्था में आता है और ओलियंथस अवस्था एडल्ट में बदल जाती है। ये था हमारा पूरा टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।